हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। 29 अगस्त को सेलिब्रेट हुआ नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से हैं फेमस। जन धन योजना ने कंप्लीट किए 10 इयर्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन था इसका एम। नंबर ऑफ जन धन अकाउंट्स ओपन करने के मामले में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। और रिलायंस की AGM में हुई कई अनाउंसमेंट्स। इंडिया में इंस्टॉल होगी फर्स्ट सोलर गीगा फैक्ट्री। सोलर एनर्जी की कई पॉसिबिलिटीज हैं इंडिया में मौजूद। आइए शुरू करें। इंडिया में हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पस लाइफ में स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज करना है। साथ ही ये दिन इंडिया के हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर ध्यानचंद वॉज बॉर्न ऑन 29 अगस्त 1905। मेजर ध्यानचंद को द विजर्ड एंड मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में हॉकी में 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया, 1928 में, 1932 में और 1936 में। मेजर ध्यानचंद को ऑनर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रीनेम कर दिया था और इसका नाम रख दिया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एक्चुअली कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स को ऑनर करने के एम से गवर्नमेंट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स देती है और ये अवार्ड 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। इनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद अवार्ड और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं। ईयर 2004 से इन अवार्ड्स के साथ टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड को भी इंक्लूड कर दिया गया। यू शुड नो कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये दोनों 2 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं। 2021 तक खेल रत्न अवार्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के नेम पर था। इस तरह अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर 2 अवार्ड्स हैं, बट कैटेगरीज अलग अलग हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैटेगरी ऑफ दीज अवार्ड्स। खेल रत्न सम्मान की बिगिनिंग 1991-92 में हुई थी और ये अवार्ड स्पोर्ट्स में 4 इयर्स या फिर उससे ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को दिया जाता है। इस अवार्ड से ऑनर किए जाने वाले फर्स्ट प्लेयर हमारे चेस के महान प्लेयर विश्वनाथन आनंद थे। पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा इस अवार्ड को जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर हैं, जबकि कर्णम मल्लेश्वरी इस अवार्ड को जीतने वाली फर्स्ट इंडियन विमेन प्लेयर बनी। अर्जुना अवार्ड जो 1961 में शुरू किया गया था, वो कंसिस्टेंटली 4 इयर्स तक अमेजिंग परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को दिया जाता है। फर्स्ट अर्जुना अवार्ड 1961 में 20 प्लेयर्स को दिया गया, बट सबसे पहले इसे फुटबॉल प्लेयर PK बैनर्जी को दिया गया था। हॉकी प्लेयर अन्ना लम्सडेन अर्जुना अवार्ड रिसीव करने वाली फर्स्ट फीमेल प्लेयर बनी। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये स्पोर्ट्स गुरुज या फिर कोचेस को दिया जाने वाला बिगेस्ट अवार्ड है। रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटोर ओम प्रकाश भारद्वाज एंड एथलेटिक्स कोच ओम नंबियार फर्स्ट स्पोर्ट्स कोचेस थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स कोच जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया वो रेणु कोहली थी। मेजर ध्यानचंद अवार्ड एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। 2002 से ये अवार्ड स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल कैपेसिटी में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है और इस कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड बॉक्सिंग प्लेयर साहूराज बिराजदार, हॉकी प्लेयर अशोका दीवान और बास्केटबॉल प्लेयर अपर्णा घोष को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पास्ट 1 ईयर में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में बेहतर परफॉर्म करने वाली यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। 1956-57 में फर्स्ट माका ट्रॉफी बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दी गई थी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को लास्ट 3 इयर्स में स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए किए गए डेवलपमेंट वर्क के लिए दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम जन धन योजना के 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के एम से लॉन्च हुई इस स्कीम ने विमेन, यूथ एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस को एक डिग्निफाइड लाइफ देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 28 अगस्त को इस स्कीम को फाइनेंशियल इंक्लूजन के नेशनल मिशन के तौर पर लॉन्च किया गया था। पिछले 1 डेकेड में इस स्कीम के अंडर 53.13 करोड़ जन धन अकाउंट्स ओपन किए गए, जिसमें से 29.56 करोड़ अकाउंट्स विमेन के हैं।
इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उन लोगों के लिए एक बेसिक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना था जो अनबैंक्ड हैं या फिर जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इन अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं थी, वाइल इंटरेस्ट एक रेगुलर अकाउंट के जैसे मिलता है। जनधन अकाउंट होल्डर्स को रुपे डेबिट कार्ड्स दिए जाते हैं। इसके साथ ही अकाउंट होल्डर्स को इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। इनिशियली इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपीज तक था, जिसे इंक्रीज कर 2018 में 2 लाख रुपीज कर दिया गया। इसके साथ ही 10,000 रुपीज तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है देन ऑल्सो आप अपने अकाउंट से 10,000 रुपीज तक विड्रॉ कर सकते हैं। जनधन योजना अकाउंट्स में सबसे बड़ा शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। इसके बाद आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड देन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का नंबर आता है। वहीं अगर हम स्टेट लेवल पर अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जनधन अकाउंट्स हैव बीन ओपनड इन उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन इसकी वजह हो सकती है। एक्चुअली इंडिया में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी इज द लार्जेस्ट स्टेट। सबसे कम जनधन अकाउंट्स लक्षद्वीप में ओपन हुए। यू शुड नो कि यूपीए गवर्नमेंट ने भी अपने टेन्योर में ऐसी स्कीम लॉन्च की थी और इसका नाम था नो फ्रिल्स अकाउंट्स। इनमें उन लोगों के अकाउंट्स ओपन किए जाते थे हु डिड नॉट हैव एन अकाउंट। बट इस स्कीम को ज्यादा हाइप नहीं मिली। यूपीए गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती है कि यूपीए की स्कीम का ही नाम चेंज करके लॉन्च किया गया। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ दिस स्कीम। देश की इकोनॉमी एंड सोशल फैब्रिक पर इस स्कीम का काफी बड़ा इंपैक्ट रहा। फर्स्ट इंपैक्ट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिला। लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन हुए और इसके चलते बैंक सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज हुई। ड्यू टू दिस कमर्शियल बैंक्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। 2013 के कंपैरिजन में देश में कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेज में 46% का इंक्रीज देखने को मिला। सेकेंड इंपैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा इंडिविजुअल्स को दिए गए बेनिफिट्स की रीच में देखने को मिला है। इन अकाउंट्स के थ्रू मनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हुई, जिसने करप्शन को कर्ब करने में हेल्प की। इसका थर्ड इंपैक्ट है इंडिविजुअल्स के पास डिजिटल पेमेंट टूल्स का एक्सेस। बिना बैंक अकाउंट्स के यूपीआई जैसा सिस्टम कैसे फंक्शन करता। इसके साथ ही बैंकिंग सिस्टम में विमेन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है। आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 साप्ताहिक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी खुशी के तौर पर मिल रही है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। हाँ, एक बात और, इस समय स्टडी IQ पर चल रही है ग्रेट लर्निंग डेज सेल, जिसका लाभ उठाते हुए आप इस कोर्स को मात्र 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये छूट मात्र 31 अगस्त तक की है। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। रिलायंस कंपनी की 47th AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। ड्यूरिंग दिस रिलायंस ने इस साल इंडिया के फर्स्ट सोलर गीगा फैक्ट्री बिल्ड करने की बात कही है। इस सोलर गीगा फैक्ट्री में PV मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स, वेफर्स, पॉलीसिलिकॉन एंड ग्लास को सिंगल लोकेशन पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये PV मॉड्यूल्स ही सनलाइट दैट इज सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। यू शुड नो कि सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, बट कई बार कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जाते हैं कि PV मॉड्यूल से पॉल्यूशन हो सकता है। सो लेट मी टेल यू कि PV मॉड्यूल्स 25 ईयर से ज्यादा तक लास्ट करते हैं। ऑल्सो इन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसमें रिसाइकल्ड मटेरियल का काफी बड़ा रोल है। देयरफॉर दूसरी टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में सोलर पैनल्स का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। सोलर पैनल्स यूजुअली सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। इन्हें एक मेटल पैनल फ्रेम में ग्लास सीलिंग के साथ इंस्टॉल किया जाता है। आपने अपनी सराउंडिंग्स में इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स देखे होंगे। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट, या फिर स्क्रीन पर आ रही इस इमेज को देखिए। इन सोलर पैनल्स को सनलाइट में रखा जाता है, जहां उन्हें सनलाइट के फोटॉन्स मिलते हैं। ड्यू टू दिस दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं। ये फोटोवोल्टेइक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जो कि DC यानी फिर डायरेक्ट करंट होता है। इसे AC दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट किया जाता है। AC इज द करंट जिसे हम और आप होम्स में यूज करते हैं। यू शुड नो कि सोलर एनर्जी अर्थ पर प्रेजेंट क्लीनेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है।
सोलर एनर्जी का जितना अमाउंट अर्थ पर 1 आवर में पहुंचता है उतने अमाउंट की ही रिक्वायरमेंट सभी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए 1 साल में होती है। इंडिया में 1 साल में अराउंड 300 सनी डेज होते हैं। एवरी डे 4 to 7 किलोवाट्स ऑफ सनलाइट इज रिसीव्ड पर स्क्वायर किलोमीटर पर डे। अगर इस एनर्जी को एफिशिएंटली हार्नेस किया जाए तो फिर इंडिया की एनर्जी नीड्स को इजीली पूरा किया जा सकता है। मोरओवर हमें कार्बन एमिशंस की भी चिंता नहीं करनी होगी। सोशल मीडिया को वेस्ट ऑफ टाइम कहना अब गलत प्रूव हो सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ग्लोबल लेवल पर तो रिकॉग्निशन मिल रहा है, बट अब पॉलिसी मेकर्स भी उनकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। कुछ मंथ्स पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सेंट्रल लेवल पर अवार्ड दिए गए थे। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो इन्फ्लुएंसर्स जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम्स, इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज को सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे, उन्हें सरकार पे करेगी। हाउएवर कई सेक्शंस में गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इंक्रीज होने की वजह से गवर्नमेंट पैसे देकर सोशल मीडिया की वेव को अपने फेवर में टर्न करना चाहती है। सोशल मीडिया पॉलिसी में इन्फ्लुएंसर्स को कैटेगराइज किया जाएगा। साथ ही एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए 5 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज की पेमेंट्स फिक्स की गई हैं। वहीं यूट्यूब पर शॉर्ट्स और पॉडकास्ट जैसे वीडियोस के लिए 8 लाख रुपीज से लेकर 4 लाख रुपीज तक की लिमिट्स फिक्स की गई हैं। ये पेमेंट सब्सक्राइबर बेस एंड वीडियो ड्यूरेशन के बेसिस पर की जाएंगी। इस पॉलिसी में कुछ गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस भी इशू की गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग एंटी नेशनल कंटेंट को एक सीरियस क्राइम कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए 3 ईयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। इंसल्टिंग एंड ऑब्सीन कंटेंट के लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। Now it is time for the term of the day. Today's term of the day is Taylorism. ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक थियरी है जिसे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दिया था। उन्हीं के नाम पर इस थियरी को टेलरिज्म कहते हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में साइंटिफिक मेथड्स को यूज करने पर एम्फेसाइज किया जाता है। इसका पर्पस वर्क को बेटर वे में एंड लेस टाइम में कंप्लीट करना है। इसके लिए अ बिग टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर टास्क्स, देन इन स्मॉलर टास्क को डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है। ड्यू टू दिस वर्क लेस टाइम में और बेटर स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस साल एक रेयर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। इस वायरस को ऑफिशियली ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस यानी EEEV कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल ई। ये एक एक्सट्रीमली रेयर बट सीरियस एंड डेडली इन्फेक्शन है। इसे फर्स्ट टाइम मैसेच्यूसेट्स में ईयर 1938 में हॉर्सेस में आइडेंटिफाई किया गया था। इससे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन या फिर एंसेफेलाइटिस हो सकता है। ट्रिपल ई मैमल्स एंड बर्ड्स सहित सभी टाइप के एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। बर्ड्स में ये इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होता है, बट हॉर्सेस के लिए ये फैटल हो सकता है। ब्लैक टेल्ड मॉस्किटो ट्रिपल ई का सबसे कॉमन कैरियर है। इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है एंड ट्रिपल ई डिजीज के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के स्कोप को एक्सपेंड करने का अप्रूवल दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव कंट्री में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करना है। ईयर 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया गया था। ये पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी एग्रीकल्चरल एसेट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए लॉन्च की गई एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड 2032-33 तक इंटरेस्ट के फॉर्म में फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड क्रेडिट गारंटी असिस्टेंस दी जाएगी। पैरालंपिक गेम्स 2024 स्टार्ट हो चुके हैं। इन्हें पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये फ्रांस के फर्स्ट समर पैरालंपिक्स हैं। इससे पहले 1992 के विंटर पैरालंपिक्स फ्रांस के टिग्नेस एंड अल्बर्टविले में ऑर्गेनाइज किए गए थे। दिस टाइम पैरालंपिक्स में इंडियन हिस्ट्री का लार्जेस्ट कंटिंजेंट शामिल होगा। इसमें 84 पैरा एथलीट्स हैं। दे विल पार्टिसिपेट इन 12 आउट ऑफ 22 स्पोर्ट्स इन पैरालंपिक गेम्स 2024। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में इंडिया की 54 एथलीट्स की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिसने टोटल 19 मेडल्स जीते थे। इनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं और ये इंडिया का अब तक का
सबसे सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट था। अमेरिकन एंड चाइनीज साइंटिस्ट की एक टीम ने तिब्बत के गुलिया ग्लेशियर में वायरस डिस्कवर किया है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने तिब्बत के ग्लेशियर से आइस के कुछ पीसेज एक्सट्रैक्ट किए। ये आइस पीसेज पास्ट क्लाइमेट कंडीशंस को रिकॉर्ड करने वाले टाइम कैप्सूल्स के रूप में यूजफुल होते हैं। इन आइस पीसेज को एनालाइज करके माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स ने अराउंड 1705 वायरस स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया, जिनमें से ऑलमोस्ट 3/4 स्पीशीज ऐसी थीं विच वर नॉट नोन टू साइंस बिफोर। इनमें से कुछ वायरसेस 41,000 ईयर्स पुराने हैं। हाउएवर डिस्कवर किए गए ऑलमोस्ट सभी वायरसेस प्रोकैरियोट्स के वायरस से रिलेटेड हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स और इवन प्लांट्स को भी इनके इन्फेक्शन से कोई रिस्क नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बुलेटिन। First question is, National Sports Day is celebrated every year on 29th of August in India. This day is celebrated on the birth anniversary of which Indian player? Major Dhyanchand, Balbir Singh Senior, Bishan Singh Bedi और सुखबीर सिंह गिल। Second question is, what was the purpose behind launching Jan Dhan Yojana? Financial inclusion, for providing funding to panchayat, increase in literacy or social equality. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, who among the following has been nominated for the post of chairman of the International Cricket Council? Amit Shah, Jay Shah, Neeta Ambani or Anju Bobby George? Correct answer is option B, Jay Shah. Second question was, recently right to disconnect has been implemented in which country? USA, China, India or Australia? Correct answer is option D, Australia. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQIS। थैंक्स।